फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं ज्योति अग्रवाल, मेरे चैनल लॉ लिस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था लेबर लॉ 1 फिर बर्धमान यूनिवर्सिटी 3 इयर्स LLB सिलेबस का। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी के आगे का पार्ट पढ़ते हैं। यूनिट 1 मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, उसी यूनिट 1 में कुछ और पार्ट है, एवरेज पे, अवार्ड एंड सेटलमेंट। तो आज वही पढ़ लेते हैं ताकि यूनिट 1 का एक पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यूनिट 1 पढ़ते हैं। तो हम एवरेज पे, पहले एवरेज पे से स्टार्ट करते हैं। एवरेज पे बोलिए या एवरेज वेजेस बोलिए कि एक वर्कमैन को बाय एम्प्लॉयर जो उसको एक एवरेज फीस अमाउंट वेजेस मिलता है उसके काम का, उसको बोलते हैं एवरेज पे। तो एवरेज पे कैलकुलेट कैसे होता है? एवरेज पे कैलकुलेट होता है मंथ वाइज, वीक वाइज या डे वाइज। जैसे कुछ लेबर होते हैं जिनका मंथली होता है मतलब पेमेंट, कुछ का होता है डे वाइज, डे लेबर होते हैं, और कुछ का वीकली बेसिस पे होता है जो उनको वीकली के वीक के एंड में या उनका जो वीकेंड होता है, क्योंकि कोई का फिक्स नहीं है कि संडे ही मिलेगा। इंडस्ट्रीज़ अगर 24/7 चल रही है तो वहाँ शिफ्ट वाइज होते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, और उनका कोई वीक डेज छुट्टी होता है, कोई का मंडे, कोई का ट्यूसडे, कोई का वेडनेसडे, इस तरीक़ा से। तो उस हिसाब से उनका डे का पेमेंट कब होता है ये जानते हैं। तो वीक पेमेंट और मंथ पेमेंट एंड डे पेमेंट में एवरेज पेमेंट का कैलकुलेशन इस तरीक़ा से है कि जो मंथ पेमेंट होता है, मंथ का एवरेज पेमेंट मीन्स कंप्लीट 3 कैलेंडर मंथ्स, मतलब 3 कैलेंडर मंथ्स का एवरेज पेमेंट एवरेज पे बोला जाता है। मंथली वर्कर को जिनका पेमेंट मंथली होता है, वीकली आते हैं, वीकली जो वर्कमैन होते हैं उनका एवरेज पे दिया जाता है ऑन एवरी 4 वीक्स कंप्लीट एवरेज पे। एवरेज पे मतलब 4 वीक्स कंप्लीट होता है जब उनका वर्क का, तो वो होता है उनका एवरेज पे। एवरेज पे का अब आता है थर्ड पार्ट, डे लेबर या डे। तो जो डे लेबर होता है उनका होता है कंप्लीट 12 वर्किंग डेज़ का एवरेज पेमेंट उन्हें मिला जाता है, कि एवरेज अमाउंट उनका होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि डे लेबर जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डे मीन्स संडे को मिलेगा कि संडे छुट्टी रहते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ अगर 24/7 हैं तो वो जो कंप्लीट 12 वीक्स या 12 डेज़ वर्किंग कर रहे हो, तो वो उनका वर्किंग जो एक रेशियो होता है कि नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट का उनका 12 कंटिन्यू डेज़ का काउंट होता है, तो उस हिसाब से होगा उनका। अगर वीक में कोई छुट्टी होगा तो मंडे टू संडे में एनी डे हो सकता है, कि पर्टिकुलर सबका एक साथ छुट्टी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर इंडस्ट्री पूरे दिन 24/7 चल रही है। तो ये होता है हमारा एवरेज पे। अब आगे पढ़ते हैं अवार्ड। कि अवार्ड क्या है? अवार्ड मीन्स कि मतलब वो प्राइज़ वाला अवार्ड को मत ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक अवार्ड मीन्स होता है कि ऑर्डर, इंट्रीम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिटर्मिनेशन रिलेटिंग टू मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या क्वेश्चन देयर टू। अगर अवार्ड मीन्स एक इंट्रीम रिलीफ देना या कोई फाइनल ऑर्डर देना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट से ही रिलेटेबल हो या उसी के थ्रू कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे एक ऑर्डर दिया जाता है, तो वो हो गया है अवार्ड। कुछ चीज़ में आप देखे होंगे कि फाइनल डिटर्मिनेशन, फाइनल ऑर्डर के पहले एक इंट्रीम ऑर्डर दिया जाता है। इंट्रीम ऑर्डर मतलब कि एक रिलीफ जो कि फाइनल ऑर्डर के पहले चाहे तो दिया जा सकता है, कुछ फाइनल ऑर्डर जब तक ना हो तब तक के लिए वो रिलीफ। जैसे कि कुछ मैटर में स्टे दे दिया जाता है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो वो स्टे रहेगा, मतलब कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो वैसे ही वो इंट्रीम रिलीफ हुआ या इंट्रीम ऑर्डर हुआ। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि इंट्रीम जो रिलीफ दिया जा रहा है वो फाइनल ऑर्डर से एकदम हटके नहीं हो, कि मतलब इंट्रीम रिलीफ कुछ और है और फाइनल से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं हो। इंट्रीम रिलीफ उससे रिलेटेबल ही हो कि फाइनल डिटर्मिनेशन पे उसका इम्पैक्ट ना पड़े, तो वो एक इंट्रीम रिलीफ दिया जा सकता है। वो होता है आपका अवार्ड। तो यहाँ पे अवार्ड के बाद इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड पे आते हैं कि अवार्ड तो मिल गया, अब उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड क्या होता है? तो एग्रीव पार्टी, जो पार्टी, एग्रीव पार्टी मतलब जो पार्टी सफ़र कर रहा है, जो बर्डन ले रखा है, जो सफ़र कर रहा है, जो भोग रहा है, वो होते हैं एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी अप्रोप्राइट गवर्नमेंट के पास जा सकता है फॉर एनी डिफॉल्टिंग ऑफ द पेमेंट या प्रोसिक्यूशन के लिए, वो अप्रोप्राइट गवर्नमेंट से उसके लिए पे कर सकता है। जैसे कि अप्रोप्राइट गवर्नमेंट एक बॉडी है, बोर्ड है, जो कि इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को देखता है, जैसे कि मैंने अपने पुराने पहले क्लास में पढ़ा था।
अब नेक्स्ट आता है कि सपोज़ कोई एम्प्लॉयर को वर्कमैन को पैसे देने हैं, वो पैसे दे नहीं पा रहा है, तो वो वर्कमैन कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बोलेगा कि उसका जो मनी बाकी है वो उसको दिया जाए और ये इसको अवार्ड मिला है कि ये मनी उसे मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने अगर मतलब जैसे कि आपने अगर कभी देखा हो या सुना होगा कि कोई ऑर्डर जैसे सिविल में सिविल मैटर्स में होता है, जो कि सिविल प्रोसीजर में क्या होता है, जब एक सूट फाइल होता है, टाइटल सूट हुआ, उस टाइटल सूट में आपको डिग्री मिल गया, आपके फेवर में मिल गया, तो उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइटल एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी अवार्ड में अगर आपको कोई डिग्री मिल रहा है तो अब उसके लिए उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ेगा कि ताकि आपको वो पेमेंट मिले। तो यहाँ भी अवार्ड का इन्फोर्समेंट में यही 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं सेटलमेंट के ऊपर। सेटलमेंट है सेक्शन 2P ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो सेटलमेंट क्या है, अगर पिछला कुछ याद होगा तो आपको याद आएगा कि हमने कॉन्सिलेशन बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन या कॉन्सिलेशन ऑफिसर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होता है वो एक एम्प्लॉयर और वर्कमैन को साथ में बैठाता है, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होता है, तो वही वो सेटलमेंट, मतलब वही एक सेटलमेंट पॉइंट है। ये कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग होता है जहाँ कौन ऑर्गेनाइज या कौन ऑथराइज रहता है यहाँ पे करने का, बोर्ड कौन सा, कॉन्सिलेशन ऑफिसर या बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में दोनों के बीच में एक सेटलमेंट हो जाता है या फिर एक रिटन एग्रीमेंट होता है दोनों जन के बीच में, और जो कि एक ऑफिसर को भी भेजा जाता है, जो दोनों पार्टी साइन करते हैं एग्रीमेंट में, दोनों अग्रीड होते हैं, दोनों पार्टी साइन करते हैं, साइन किया हुआ ऑफिसर को भेजा जाता है। तो यहाँ पे ये होता है सेटलमेंट कि दोनों पार्टी ने मिलकर बैठ के बात करके इन फ्रंट ऑफ दी ऑफिसर, कॉन्सिलेशन ऑफिसर, जो ऑन बिहाफ ऑफ, जब वहाँ भी सिलेक्शन कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्सिलेशन ऑफिसर आएगा, तो वहाँ पे एक सेटलमेंट मोड बनता है। अब आता है कि ये सेटलमेंट प्रोसीडिंग में ये जो वर्कमैन एम्प्लॉयर का सेटलमेंट हुआ, अब यहाँ टर्म्स कंडीशन कैसे बाइंडिंग होता है। तो जब एक सेटलमेंट होता है कि एक एसोसिएशन का सेटलमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं कि ये किसका टर्म्स कंडीशन बाइंडेड होगा, कौन किसका टर्म्स कंडीशन मानेगा। तो ये एक पॉइंट है, जब एक एसोसिएशन का होता है तो वहाँ पे जो टर्म्स कंडीशन एसोसिएशन के होते हैं वो वर्कमैन के ऊपर रिले करते हैं कि वर्कमैन उस एसोसिएशन का ऊपर टर्म्स कंडीशन के ऊपर बाइंडिंग रहेगा, उसके ऊपर वो चलेगा और उस हिसाब से वो एग्रीमेंट बने। सेटलमेंट में क्या होता है, एक और चीज़ होता है। तो सेटलमेंट पहले तो हमने देख लिया कि 2 पार्ट होता है, कि सेटलमेंट 2 पार्ट से हो सकते हैं, एक कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग में बुला के किया जा सकता है या फिर एक रिटन एग्रीमेंट के बेसिस पे किया जा सकता है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में। तो ये हुआ सेटलमेंट, 2 मेथड जिससे कि सेटलमेंट हो सकता है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब क्या होता है, जो ऑफिस बेयरर, जैसे कि एक सेटलमेंट हो रहा है तो एक ऑफिस बेयर जिसको कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ यूनियन ने ऑथराइज़ किया है कि ये बंदा हमारे बिहाफ में यहाँ पे साइन कर देगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन के प्रोविज़न में जहाँ पे होगी 1 और मोर देन मेंबर मिलकर एक सेटलमेंट कर सकते हो मैनेजमेंट के साथ में, वहाँ पे तो ये एक सेटलमेंट प्रोसीडिंग है। अगर कोई एग्रीमेंट सिर्फ ऑफिस बेयर और मैनेजमेंट के बीच में बन गया तो वो कोई सेटलमेंट नहीं माना जाएगा, जहाँ उसको ऑथराइज़ किया जाएगा या फिर एक से ज़्यादा जहाँ मेंबर जाके साइन करेंगे वहाँ पे ही सेटलमेंट माना जाएगा। ऐसे क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग जो कि एक यूनियन के मेंबर होते हैं और कुछ यूनियन के मेंबर नहीं होते हैं, तो सेटलमेंट यूनियन के मेंबर के साथ होता है, तो जो यूनियन के मेंबर नहीं हैं उनको फिर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, सेटलमेंट हो गया है उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं होता। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस 1971 में ये क्लियर किया गया है कि एम्प्लॉयर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है जो कि एक एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन या फिर एक एसोसिएशन का पार्ट हो और कोई वर्कमैन जो उस पार्ट में नहीं हो, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन प्रोसीडिंग को लेके सेटलमेंट प्रोसीडिंग में वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आएगा, जो कि एक बेनिफिट्स हैं। तो जो कि बेनिफिट मिलता है सेटलमेंट में, वो बेनिफिट दोनों को ही दिया जाना चाहिए। तो आज का वीडियोस में हमने पहले पढ़ा आपका एवरेज पे, देन पढ़ा अवार्ड, देन पढ़ा सेटलमेंट। तो ये तीनों पार्ट होने से यूनिट 1 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। यूनिट 1 का के बाद मैं अब यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब यूनिट 2 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।